नानगोंग लियूयुन ने उनके शरीर में अपनी जादुई शक्ति डाली। बाद में बेचेन यंग और जी यान के चेहरे बेहतर होने लगे। वास्तव में नानगोंग लियूयुन द्वारा जादुई शक्ति देने से पहले ही सुहानी ने उन्हें ऐसी गोलियां खिला दी थीं जिनका उपयोग वे अपनी शक्ति को फिर से भरने के लिए कर सकते थे। जादुई शक्ति और गोलियों की मदद से इस बार उन्होंने उन दोनों को मौत के मुहाने से वापस खींच लिया। लेकिन इसके बावजूद वे दोनों जागते हुए नहीं लग रहे थे। क्या हो रहा है? सुहानी कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गई। उनके शरीर में ठंडक बहुत गहराई तक बैठ गई है। यदि इसे जल्द से जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो उनके जीवन को खतरा होगा। नानगोंग लियूयुन की घनी भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में चिंता की एक झलक कौंध गई। चूंकि ठंड लंबे समय से जमा हो रही थी, यहाँ तक कि उसे भी लगा कि यह पेचीदा मामला था और वह एक ही समय में दो लोगों की मदद नहीं कर सकता था। सुहानी और भी अधिक चिंतित हो गई। इसी क्षण सुहानी की बाहों में छोटा बच्चा अचानक हिला। उसने अचानक अपना मुंह खोला और दो शुद्ध लाल लपटें क्रमशः बेचेन यंग और जी यान की बाहों माथे पर जा लगीं। दोनों लपटें पलक झपकते ही कौंधी और जब तक सुहानी प्रतिक्रिया करती वे पहले ही उनके माथे के अंदर जा चुकी थीं। तुम क्या कर रहे हो? सुहानी ने छोटे रेड लोट से घबराकर पूछा। लेकिन छोटे रेड लोट्स ने मासूम होने का नाटक करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल ली। सुहानी को इसे छोड़ना पड़ा और उसने बेचैन यंग और जी यान को देखने पर ध्यान केंद्रित किया। और उसके दिल में एक अंतर्ज्ञान छठी इंद्री की झलक थी। छोटे रेड लोट्स ने उन्हें जो शुद्ध आग दी थी वह निश्चित रूप से उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि सुहानी का अंतर्ज्ञान हमेशा बहुत सटीक रहा था। इस बार भी कोई गलती नहीं थी। जब सुहानी की नज़र बेचैन यंग और जी यान पर पड़ी तो उनके शरीर एक हल्की आग से ढके हुए लग रहे थे। उनके मूल रूप से ठंडे और पीले चेहरों पर धीरे धीरे गर्माहट की झलक आ रही थी। इस समय तक नानगोंग लियूयुन पहले ही खड़ा हो चुका था। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और अपने सामने की स्थिति को देखते हुए उसकी आंखों में एक जटिल चमक कौंध गई। वे ठीक होने वाले हैं, है ना? सुहानी ने नानगोंग लियूयुन की आंखों में देखते हुए गंभीरता से पूछा। उसका रवैया गंभीर था जिसमें तनाव और चिंता की झलक थी। वे ठीक हो जाएंगे। नानगोंग लियूयुन के शब्द बेहद सकारात्मक थे और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इतना ही नहीं बल्कि उस सड़े हुए छोटे बच्चे द्वारा दी गई आग उनकी साधना के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसे टूटकर फिर से खड़ा होना विनाश के बाद निर्माण कहा जाता है। बेचैन यंग और जी यान के शरीर की सहनशीलता अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और जीवन और मृत्यु के मुहाने पर उनकी समझ पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उनके शरीर में मौजूद जानलेवा ठंडक के साथ साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की पहली आग युन लुओ रेड लॉर्ड्स ने उनकी साधना को निखारा था। अगर इसके बाद भी उनकी साधना के स्तर में सुधार नहीं हुआ तो यह एक चमत्कार आश्चर्य ही होगा। जब नानगोंग लियूयुन ने सुहानी को इस निष्कर्ष के बारे में बताया तो सुहानी अविश्वास से भर गई। ये बहुत अच्छी बात है कि वे बस जाग सकें। जहां तक बाकी चीज़ों की बात है, मैं किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं करती। नानगोंग लियूयुन मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। अभी भले ही विश्वास मत करो, मुझे लगता है कि बाद में हम पक्का आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस सड़े हुए छोटे बच्चे के बारे में कुछ तो अच्छा था। ये सोचकर नानगोंग लियूयुन ने उस बच्चे पर एक नज़र डाली। लेकिन उस सड़े हुए छोटे बच्चे युन लुओ रेड लॉर्ड्स ने नानगोंग लियूयुन की ओर मुंह चिढ़ाया और फिर सुहानी की बाहों में दुबक कर लालच से उसके शरीर की शुद्ध गंध को अंदर खींचने लगा। ये सड़ा हुआ छोटा बच्चा। नानगोंग लियूयुन ने गुस्से में आह भरी और सच में मन ही मन उसे तब दूर फेंकना चाहता था जब सुहानी की नज़र उस पर न हो। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों और 3 रातों के दौरान बेचैन यंग और जी यान पूरी तरह से अपने शरीर को ठीक करने में डूबे हुए थे और वे बाहर क्या हुआ इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। कुछ ही देर बाद बेचैन यंग ने धीरे धीरे अपनी ठंडी आंखें खोलीं। सुहानी ने पहले ही उसकी असामान्य स्थिति को देख लिया था, इसलिए जब बेचैन यंग ने अपनी आंखें खोलीं तो सुहानी बस नीचे झुकी और उसे करीब से देखने की कोशिश कर रही थी। तो 2 जोड़ी आंखें एक दूसरे के ठीक सामने थीं। हे भगवान! बेचैन यंग अपनी आंखों के सामने इतने बड़े चेहरे को देखकर डर गया। ऐसा नहीं था कि सुहानी डरावनी लग रही थी, बल्कि बेचैन यंग ने सुहानी की क्रिस्टल जैसी साफ आंखों में अपना अक्स प्रतिबिंब देख लिया था। गंदे, उलझे और अस्त व्यस्त बालों वाला वह भिखारी क्या सच में वह खुद था? बेचैन यंग इस सच्चाई को मुश्किल से स्वीकार कर पा रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से हतप्रभ स्तब्ध रह गया। बेचैन यंग के बारे में अपनी समझ के साथ सुहानी को कैसे पता नहीं होता कि वह अब क्या सोच रहा था। इसलिए सुहानी ने प्यार से उसके कंधे को थपथपाया। नौजवान, क्या हुआ? तुम जाकर नहा क्यों नहीं लेते? लुओ लुओ सुहानी। इस पल तक बेचैन यंग की स्थिति ऐसी थी जैसे आत्मा वापस शरीर में आ गई हो। अचानक वह अपने होश में वापस आ गया। उसने उत्साह से सुहानी को खींचा और उसके जाने के बाद के दुख के बारे में बताने ही वाला था। लेकिन ये मुलायम सी चीज़ क्या है?
जब बेचैन यंग सवाल पूछना चाहता था तो वह अपने सामने मौजूद छोटी सी चीज को देखकर चौंक गया। ये तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा इतनी जल्दी एक बच्चा भी हो गया? सुहानी वहीं हक्की बक्की रह गई, लगभग गिरते गिरते बची और बेचैन यंग को घूरते हुए बोली, क्या बकवास है? क्या ऐसा नहीं है? मुझे मत बताना कि तुमने रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी से 1 महीने से भी कम उम्र का बच्चा उठाया है। बेचैन यंग का सिर एक रैटलर ड्रम बजाने वाले खिलौने की तरह हिला और उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में उन कुछ लोगों के अलावा कोई नहीं था। क्या 1 महीने का बच्चा भी हवा से अचानक प्रकट हो सकता है? इसलिए इसके बारे में और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं थी। ये बच्चा निश्चित रूप से सुहानी और नानगोंग लियूयुन का बच्चा था। सुहानी इस वाक्य के बारे में और क्या कह सकती थी? वास्तव में ये बस युनलुओ रेड लॉर्ड्स था जिसे रास्ते से उठाया गया था। ओघ! हजारों शब्द बस एक आह में बदल गए। बेचैन यंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और खुशी से हंसने लगा। उसने नानगोंग लियूयुन के कंधे पर मुक्का मारा और कहा, अरे मैंने कहा दूसरे भाई, तुमने तो इस मौके का सच में अच्छा फायदा उठाया। ये सच में अद्भुत है, बहुत अद्भुत। बेचैन यंग ने नानगोंग लियूयुन को थम्स अप अंगूठा दिखाया। लेकिन इस समय नानगोंग लियूयुन के माथे की नसें गुस्से से फूल रही थीं। वह सड़ा हुआ छोटा बच्चा नानगोंग लियूयुन का बीज संतान कैसे हो सकता है? अगर उसका बच्चा इतना शरारती होता तो उसे भेड़ियों का निवाला बनने के लिए पहाड़ों में फेंक दिया गया होता। बाहर से नानगोंग लियूयुन बहुत शांत और संयमित था, बिना किसी हलचल के, लेकिन उसका दिल लगातार गालियां दे रहा था। इस समय वह सड़ा हुआ छोटा बच्चा उसे अपनी जीभ चिढ़ा रहा था। नानगोंग लियूयुन का बस नहीं चल रहा था कि अपना मुक्का लेकर उस पर टूट पड़े। सुहानी के समझाने पर बेचैन यंग अंततः अपना शरीर धोने नहाने के लिए भागा, साफ कपड़े पहने और तुरंत कुलीन वर्ग का एक सुरुचिपूर्ण और सुंदर बेटा बन गया। भोर सुबह जब सूरज की पहली किरण जियान पर पड़ी तो उसकी साधना समाप्त हो गई। किसी ने बस उसकी आंखों को धीरे धीरे खुलते देखा। आंखें इतनी साफ थीं जैसे आप उनके तल तक देख सकें, मानो रंग का कोई नामोनिशान न हो, शुद्ध और लगभग परिपूर्ण। मैं मरी नहीं हूं। जियान के वापस होश में आने के बाद ये पहली बात थी जो उसने कही। क्या तुम सच में मरना चाहती हो? सुहानी ने उसे गुस्से से हल्की सी चपत लगाई। क्या वह नहीं जानती थी कि उसके जीवन और मृत्यु के बीच लटके होने के कारण वह कितनी चिंतित थी? बेशक मैं मरना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारी बहुत याद आए, लुओ लुओ। जियान ने सुहानी के बचने का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी बाहें फैलाईं और उसे कसकर गले लगा लिया। लेकिन जल्द ही जियान का ध्यान भी सुहानी की बाहों में मौजूद उस छोटी सी चीज पर गया। ये है। सुहानी की बाहों में छोटी सी चीज देखकर जियान तुरंत हैरान रह गई। उन्हें अलग हुए केवल 1 साल ही हुआ था और लुओ लुओ सुहानी की बाहों में एक बच्चा है। रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में कोई और नहीं था। जियान ने इस समस्या की मुख्य बात सुराग पकड़ी और उत्साह से चिल्लाई, क्या ये तुम दोनों का बच्चा है? सुहानी का मुंह थोड़ा सिकुड़ गया। नानगोंग लियूयुन ने कुछ नहीं कहा। तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हो। ये कैसे हो सकता है? जियान की चमकती आंखों के सामने सुहानी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो फिर ये कौन है? जियान ने अविश्वास से पूछा। युनलुओ रेड लॉर्ड्स। सुहानी ने देखा कि जियान का चेहरा उलझन में था और फिर समझाया, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत की पहली आग आक्रामकता के मामले में पहले स्थान पर है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र सामान्य आग है। जियान लगातार दो प्रथम सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर वह सुहानी की बाहों में मौजूद बच्चे को देखने के लिए मुड़ी। वास्तव में उसे इस गोरे और कोमल बच्चे को ऐसी भयंकर आग से जोड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन सुहानी की बात पर उसे विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अविश्वसनीय है ना? इस पर विश्वास करना सच में मुश्किल था। सुहानी हंसी, छोटे रेड लॉर्ड्स का सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोली, अगर यह छोटी सी चीज न होती तो हम अंदर आग की गुफा में नहीं फंसते और 1 साल तक बाहर नहीं आ पाते। फिर सुहानी ने जियान को बताया कि पहले उनके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर जियान अवाक रह गई और उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। कितना रोमांचक, बहुत ही रोमांचक। सौभाग्य से चोट लगने से ज्यादा डर था, अर्थात खतरा बहुत बड़ा था, पर तुम बाल बाल बच गए। अब मैं देख सकती हूं कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो। जियान ने अपनी छाती पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने और बेचैन यंग ने उनका पीछा नहीं किया था, अन्यथा वे निश्चित रूप से मारे गए होते। तुम्हारे बारे में क्या? सुहानी ने अपनी बात खत्म करने के बाद जियान से पूछा कि उनके साथ क्या हुआ था। सुहानी के खतरनाक अनुभवों की तुलना में जियान और बेचैन यंग पूरी तरह से सुरक्षित थे। स्पिरिट रिवर आध्यात्मिक नदी में नानगोंग लियूयुन ने एक विशाल ड्रैगन के साथ लड़ाई की थी। उस भयंकर लड़ाई में बदकिस्मत लुओ हाओमिंग को ड्रैगन के पंजे ने थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार दिया था और वह पूरी तरह से मर चुका था।
नानगोंग लियूयुन द्वारा उस विशाल ड्रैगन को मारने के बाद सुहानी को गायब देखकर उसने अपना सारा गुस्सा लियोचिन पर निकाला और उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर नानगोंग लियूयुन ने डोंगफेंग हुआन का पीछा किया। उस समय वहां केवल बेचेन यंग और जी यान बचे थे, जो घबराहट में एक दूसरे को देख रहे थे, और स्पिरिट रिवर के बीच में 2 लाशें तैर रही थीं। बेचेन यंग और जी यान ने रास्ते में नानगोंग लियूयुन का पीछा किया, लेकिन नानगोंग लियूयुन की गति बहुत तेज थी। जल्द ही उन्होंने नानगोंग लियूयुन का निशान खो दिया। बाद में बेचेन यंग और जी यान भूलभुलैया में पहुंचे, लेकिन इस समय छोटा प्लम ब्लॉसम पहले ही नानगोंग लियूयुन के साथ चला गया था और छोटा सेबल भी सुहानी के साथ जा चुका था, इसलिए विशाल भूलभुलैया का अब कोई प्रभाव खतरा नहीं बचा था और वह एक साधारण खाली जगह बन गई थी। बेचेन यंग और जी यान ने बिना किसी प्रयास के अपनी यात्रा पूरी की। फिर वे पूरे रास्ते चलते हुए ग्रेट वैली महान घाटी पहुंचे और फिर उनकी मुलाकात डोंगफेंग हुआन से हुई। डोंगफेंग हुआन के साथ हुई मुलाकात के बारे में बात करते हुए बेचेन यंग इतना नाराज था कि वह इसे और सहन नहीं कर सका। अगर मुझे पहले पता होता कि डोंगफेंग हुआन इतना घृणित दुष्ट है तो मुझे उस समय उसे जिंदा नहीं जाने देना चाहिए था। जी यान भी क्रोध और आक्रोश से भर गई। अगर प्रकृति को मात देने वाली सुहानी की किस्मत अच्छी न होती तो वह डोंगफेंग हुआन के हाथों 10 या 8 बार मर चुकी होती। डोंगफेंग हुआन, हा, सुहानी मुस्कुराए, उसे कुछ और दिन जीने दो। आखिरकार लियाओ की कहानी अभी तक उजागर नहीं हुई है। हाँ, कम से कम हमें डोंगफेंग हुआन को लियाओ के साथ उस बात घटना के बारे में बताना चाहिए। जी यान ने इसके बारे में सोचा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। कौन सी बात? बेचेन यंग ने उत्सुकता से पूछा। ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। जी यान ने उसे गुस्से से दूर धकेल दिया, लेकिन इस धक्के ने जी यान को बहुत हैरान कर दिया। ओह, मेरा हाथ! जी यान ने अविश्वास से अपने हाथों को देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी ताकत बढ़ रही है? क्या तुम्हें अभी पता चला है? सुहानी ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। तुम अपने शरीर की जादुई शक्ति को आजमा कर देखो। जी यान ने आज्ञाकारी रूप से अपने शरीर की जादुई शक्ति को आजमाया और फिर वह हतप्रभ रह गई। थोड़ी देर बाद उसने सुहानी को देखा और बुदबुदाई, क्या हो रहा है? उसे याद था कि स्पिरिट रिवर आध्यात्मिक नदी में भीगने के बाद वह 9वीं रैंक के शिखर पर पदोन्नत हो गई थी। उसके बाद वह दरवाजे की रखवाली कर रही थी और लगातार अपनी खुद की शक्ति को खत्म कर रही थी। लेकिन अभी न केवल उसने पाया कि उसकी शक्ति उसके डैंटियन ऊर्जा केंद्र में छलक रही थी, बल्कि उसे एक आश्चर्यजनक बात भी पता चली। वह आश्चर्यजनक रूप से 10वीं रैंक के शिखर पर पदोन्नत हो गई थी। कमांडर रैंक में पदोन्नत होने से बस एक कदम दूर। आखिर चल क्या रहा है? जी यान को इस तरह देखकर बेचैन यंग चौंक गया और फिर उसने अपने खुद के शरीर की जांच की और फिर वह दंग रह गया। मैं कमांडर रैंक में हूँ। बेचैन यंग ने सुहानी को खाली नजरों से घूरा, अविश्वास में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इन 2 मूर्खों को देखकर सुहानी मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन उसका चेहरा पहले की तरह ही गंभीर था और उसने खांसते हुए कहा, नानगोंग लियूयुन और युन लुओ रेड लॉर्ड्स की मदद से तुम इस स्तर तक पदोन्नत हुए हो, ये कुछ कम है ना? ये स्पष्ट रूप से एक दिखावटी और चतुर मजाकिया रवैया था। जी यान और बेचैन यंग दोनों ने सुहानी को घूरा। सुहानी बस मुस्कुराए, इस दरवाजे की रक्षा करने के लिए तुमने बहुत अधिक जादुई शक्ति खर्च की ताकि तुम जीवन और मृत्यु के सार को समझ सको। इसके अलावा नानगोंग और छोटे रेड लॉर्ड्स की मदद से तुम्हारी ताकत का बढ़ना सामान्य है। दूसरे शब्दों में बेचैन यंग और जी यान के लिए उनकी मुसीबत ही एक वरदान बन गई थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि दरवाजे की रखवाली करने से वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक जाएंगे और मौत का कारण बनेंगे, लेकिन किसे पता था कि वे इतने कमज़ोर थे कि रेड लॉर्ड्स की मदद के बाद इसका प्रभाव इतना अच्छा होगा जिससे उनकी रैंक बार बार सुधर सके। सुहानी का स्पष्टीकरण सुनने के बाद बेचैन यंग और जी यान ने एक दूसरे को देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, लेकिन उनके दिल खुशी से भरे थे। उसी समय उन्होंने अपने दिलों में यह फैसला कर लिया कि भविष्य में उन्हें सुहानी के नेतृत्व मार्गदर्शन का ही पालन करना है। लगभग बंद होने वाले दरवाजे को देखकर सुहानी बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन इसी समय उसके दिमाग में छोटे सेबल की आवाज़ गूंजी, अभी भी अच्छी चीज़ खजाना बाकी है जिसे तुमने नहीं लिया है। कौन सी चीज़? सुहानी के कदम तुरंत रुक गए। एक जड़ी बूटी दवा जो लोगों की रैंक बढ़ा सकती है, छोटे सेबल ने गंभीर और सतर्क आवाज़ में कहा। लोगों की रैंक बढ़ा सकती है? ये सुहानी के लिए बिल्कुल एक अच्छी खबर थी। तो स्वाभाविक रूप से सुहानी इस दवा को पाना चाहेगी, लेकिन इस जड़ी बूटी में फल लगने में 1 और महीना लगेगा, छोटे सेबल ने फिर याद दिलाया। सुहानी ने एक पल के लिए सोचा, फिर बेचैन यंग और जी यान की ओर मुड़ी और कहा, तुम दोनों पहले वापस जाओ। हम चारों बाहर नहीं गए, मास्टर गुरु और बाकी लोग चिंतित होंगे। विशेष रूप से 3 महीने की अवधि पहले ही बीत चुकी थी और उन चारों का जीवन अभी भी अनिश्चित था।
उनके करीबी दोस्तों के लिए ये कभी भी अच्छी खबर नहीं होगी। तुम्हारा क्या? बेचैन यंग स्वाभाविक रूप से जल्दी वापस जाना चाहता था। उसके पीछे एक विशाल बेचैन महल था। वह लंबे समय से वापस नहीं लौटा था और उसे नहीं पता था कि उसके परिवार में क्या हुआ था। लेकिन वह सुहानी और नानगोंग लियूयुन को लेकर भी निश्चिंत नहीं था। चिंता मत करो, अभी भी कुछ चीजें हैं जिनसे हमने निपटा नहीं है। उसके बाद हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। सुहानी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। बाहर जाने के बाद डोंगफेंग हुआन के बारे में और जानकारी जुटाना। बेचैन यंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि सुहानी बाहर निकलने के बाद बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेचैन यंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। सुहानी और नानगोंग लियूयुन किस्मत और ताकत में उन दोनों से बेहतर थे। अगर वे जबरदस्ती रुकते तो वे न केवल उनकी मदद करने में विफल रहते बल्कि उनके लिए बाधा भी बनते। इसलिए बेचैन यंग बस मान गया। बेचैन यंग और जियान को जाते हुए देखकर सुहानी की आंखें खुशी से भर गईं। जीवन में कुछ सच्चे दोस्त होते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। सुहानी ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि बेचैन यंग और जियान उनके लिए ऐसा करेंगे। स्पष्ट रूप से जीवन का मार्ग बचने का रास्ता कुछ ही दूरी पर था। अगर वे थोड़ा सा आगे बढ़ते तो वे जिंदा बचकर निकल सकते थे। हालांकि उन दोनों ने अकेले ही जिद में दरवाजे की रखवाली की। भले ही वे जानते थे कि उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। नानगोंग लियूयुन की नज़र दूर थी और उसने लगभग अगोचर अदृश्य रूप से सिर हिलाया। फिर उसने अपने पतले और बर्फ जैसे सफ़ेद हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे ले गया और बिना पीछे देखे चलता रहा। उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण काम करने थे। वास्तव में अगर बेचैन यंग इस तरह वापस गया तो डोंगफेंग हुआन को ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि डोंगफेंग हुआन बिल्कुल भी शांत या छिपा हुआ नहीं था। शुरुआत में डोंगफेंग हुआन के रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी छोड़ने के बाद वह पागलों की तरह हंसा था। मूर्ख बेचैन यंग, मूर्ख जियान, मूर्ख इंसान की दोस्ती। बेईमान पर्वत की चोटी पर डोंगफेंग हुआन अपनी छाती के दर्द की परवाह किए बिना पागलों की तरह हंसा। रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में प्रवेश करने वाले 7 लोग थे, लेकिन केवल वह डोंगफेंग हुआन ही बाहर आया था। डोंगफेंग हुआन उत्साहित या घमंडी कैसे नहीं हो सकता था। इसी खुले घमंड के साथ वह हलचल भरी दुनिया में वापस आया। जिस बात ने डोंगफेंग हुआन को और अधिक उत्साहित किया वह ये थी कि ग्रैंडमास्टर रोंग यून पहले ही जा चुके थे। प्रतियोगिता के कारण इकट्ठे हुए सभी बड़े और विद्वान लोग जा चुके थे। ऐसा परिणाम स्वाभाविक रूप से डोंगफेंग हुआन के लिए फायदेमंद था। रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में जाने के बाद वह एक ही झटके में सेंट रैंक में पदोन्नत हो गया था, बिल्कुल शुरुआत के पूर्वज मो की ताकत की तरह। छोटे से ईस्टर्न लिंग साम्राज्य में क्या वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं था जो वह चाहता था। डोंगफेंग हुआन घमंडी, निरंकुश और दबंग था। वह परगेटरी सिटी वापस नहीं गया, बल्कि उसने ईस्टर्न लिंग साम्राज्य पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया। हाँ, ये 2 शब्द हैं, बलपूर्वक कब्जा। ईस्टर्न लिंग साम्राज्य लौटने के बाद डोंगफेंग हुआन का पहला कदम शाही महल में प्रवेश करना था। उसने अपनी ताकत से ईस्टर्न लिंग साम्राज्य के शाही महल में 7 बार भयंकर खून खराबा किया। ईस्टर्न लिंग के शाही परिवार के सामने डोंगफेंग हुआन ने, जिसकी आंखें लाल और नफरत से भरी थीं, केवल एक सरल वाक्य कहा, नानगोंग लियूयुन और सुहानी रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में मर चुके हैं। असंभव। सम्राट की आंखें लाल थीं और उन्हें इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। डोंगफेंग हुआन ने शाही परिवार के अधिकांश सदस्यों को मार डाला था, लेकिन सम्राट को छोड़ दिया था। क्योंकि यह व्यक्ति उसका दुश्मन नानगोंग लियूयुन का पिता था, वह उसे इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता था। इस समय ईस्टर्न लिंग का सम्राट शर्मिंदगी के साथ डोंगफेंग हुआन के सामने घुटनों के बल बैठा था। वह क्रोधित और दुखी था, लेकिन वह इस अपमान को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इस समय डोंगफेंग हुआन आराम से ड्रैगन चेयर सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में शराब का प्याला था जिसे वह घूंट-घूंट पी रहा था। वह खूबसूरत औरतों से घिरा हुआ था जो उसके कंधे मल रही थीं या उसकी पीठ की मालिश कर रही थीं और आराम से उसकी सेवा कर रही थीं। उसने अपनी आंखें उठाईं और नीचे सम्राट जिंग की ओर देखा। वह मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, असंभव। हाँ, सच कहूं तो तुम्हारा बेटा वास्तव में उसी दिन मर गया था। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। डोंगफेंग हुआन की आवाज़ कोमल और धीमी थी, लेकिन उसकी मुस्कान खौफनाक और भयानक थी, जिसने लोगों को उनके दिलों की गहराई तक कंपा दिया। 3 महीने की अवधि बीत चुकी है। अगर नानगोंग लियूयुन नहीं मरा होता और बाहर निकलने में कामयाब हो जाता तो वह अभी तक कैसे नहीं आया। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि वह मर चुका है। लेकिन तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। डोंगफेंग हुआन की हंसी अभिमानी और निरंकुश थी। सम्राट जिंग के दिल में उम्मीद की छोटी सी आग तुरंत राख में बदल गई। नानगोंग लियूयुन मर चुका है।
ईस्टर्न लिंग साम्राज्य या नानगोन परिवार में ऐसा और कौन था जो डोंगफेंग हुआन के अपमान का विरोध कर सके? कोई नहीं। अब डोंगफेंग हुआन की ताकत पहले ही सेंट रैंक तक पहुंच चुकी थी। नानगोन परिवार में किसी की भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, यहाँ तक कि सबसे पुराने पूर्वज की भी नहीं। सम्राट जिंग का दिल बेहद हताश निराश था। डोंगफेंग हुआन आराम से ड्रैगन कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और उसने अपने मुंह में एक नीलम अंगूर उछाला। उसके होठों का कोना दुष्टता से ऊपर उठा और उसने कहा, सच कहूं तो तुम्हारे नानगोन परिवार के विनाश का कारण केवल एक महिला है। सम्राट जिंग का दिल अचानक धड़क उठा, उनकी आंखें डोंगफेंग हुआन को घूर रही थीं। उस महिला का नाम सुहानी है, डोंगफेंग हुआन ने कहा। असंभव। सम्राट जिंग को विश्वास नहीं हुआ कि नानगोन परिवार सुहानी के कारण नष्ट हुआ था। हम्फ। डोंगफेंग हुआन ने ठंडेपन से उपहास किया, अगर वह न होती तो नानगोंग लियूयुन अभी भी मेरा अच्छा जूनियर भाई होता, क्या मैं उसका दुश्मन बनता? अगर वह न होती तो नानगोंग शाही परिवार और जैड लेकली परिवार ने हाथ मिला लिया होता, फिर तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत कौन करता? अगर वह न होती तो क्या नानगोंग लियूयुन रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में जाता? क्या तुम आंखें बंद किए बिना शांति से मर पाते? डोंगफेंग हुआन कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था और सम्राट जिंग कदम दर कदम पीछे हट रहे थे। तुम्हारा क्राउन प्रिंस, तुम्हारी महारानी, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब सुहानी के कारण हुआ है। हा, तो नानगोंग लियूयुन की मौत का कारण भी सुहानी ही है। नानगोंग परिवार का विनाश पूरी तरह से सुहानी के कारण हुआ है। इसलिए अगर तुम नफरत करना चाहते हो तो उस घृणित लड़की से नफरत कर सकते हो। डोंगफेंग हुआन ने अपना हाथ बढ़ाया, सम्राट जिंग को गर्दन से पकड़ लिया और उनका गला घोंटने लगा। वह निर्दयी और खौफनाक लग रहा था। अब तुम मर सकते हो। क्योंकि नानगोंग लियूयुन नहीं था, इसलिए सम्राट जिंग का कोई मूल्य नहीं था। सम्राट जिंग का चेहरा सफ़ेद से लाल होते देख और उन्हें हवा में जोर जोर से पैर मारते देख डोंगफेंग हुआन गर्व से हंसा, सिर्फ तुम ही नहीं, इसके बाद बेचेन पैलेस हॉल्स, ग्रीन जेड पैलेस, अन्य परिवार, मैं उन सभी को एक एक करके मार डालूंगा। मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। हा। बेचेन पैलेस हॉल्स, बेचेन यंग का परिवार, ग्रीन जेड पैलेस, लैन हुआन का परिवार, अन्य परिवार, अन्य मिंग का परिवार, वे सभी नानगोंग लियूयुन के भाई दोस्त थे, इसलिए डोंगफेंग हुआन उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। अब उसने चरम बिंदु तक अपना विवेक खो दिया था, वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? डोंगफेंग हुआन ने सम्राट जिंग को खूंखार नजरों से घूरा और लगातार हंसता रहा। सम्राट जिंग का चेहरा बैंगनी पड़ गया था। हालांकि उन्होंने लगातार संघर्ष किया, लेकिन डोंगफेंग हुआन के सामने उनका संघर्ष बस ऐसा था जैसे कोई चींटी किसी बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो, जो पूरी तरह से बेकार था। आहा! सम्राट जिंग की आवाज़ कर्कश हो गई। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। डोंगफेंग हुआन ने जमीन पर घुटने टेके हुए लोगों की ओर इशारा किया, इनकी तरह घुटने टेको, कुत्तों की तरह, और मेरे आदेशों के सामने सिर झुकाओ। हा। मुख्य हॉल में कई लोग घुटनों के बल बैठे थे। उनमें से एक सूजियान था, जो कभी सुहानी का पिता हुआ करता था। सूजियान, इधर आओ। डोंगफेंग हुआन मुस्कुराया और उसने सूजियान की ओर देखा। एक समय था जब सूजियान 10,000 से अधिक लोगों के ऊपर एक शक्तिशाली सेनापति था, जो बेहद घमंडी था। इस समय वह एक कुत्ते की तरह जोर जोर से भौंक रहा था। डोंगफेंग हुआन खुशी से हंसा। एक तरफ नानगोंग लियूयुन का परिवार था और दूसरी तरफ सुहानी का परिवार था, लेकिन अब वे कुत्तों की तरह थे, जो उसे खुद को अपने पैरों तले रौंदने दे रहे थे। नानगोंग लियूयुन नहीं मरेगा, वह अपने पिता का बदला लेने वापस आएगा। सम्राट जिंग की आंखों में क्रोध, झुंझलाहट, अपमान और हार न मानने की जिद थी। लेकिन अंत में उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई और अपनी आखिरी सांस लेने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सूजियान की तरह कुत्ते की जिंदगी न जीने के लिए सम्राट जिंग ने अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर ली थी। डोंगफेंग हुआन ने अपनी आंखें फाड़कर सम्राट जिंग को देखा। वह स्तब्ध था, लेकिन फिर किसी कचरे को फेंकने की तरह उसने सम्राट को अपने पैरों के नीचे फेंक दिया। पूरे नानगोंग शाही परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था कि एक गरिमा में सम्राट की मृत्यु हो गई और उसे इस तरह लापरवाही से फेंक दिया गया। सूजियान ने सम्राट जिंग को देखा, जो निराशा में मर गए थे, और उनके दिल में एक पल के लिए खौफ कौंध गया, लेकिन फिर वह फिर से उत्साहित हो गया। बदला। डोंगफेंग हुआन के रवैये को देखते हुए सुहानी और नानगोंग लियूयुन सच में मर चुके थे। अगर केवल नानगोंग लियूयुन मरा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सुहानी। सूजियान की आंखों में एक खूंखार उपहास की चमक आ गई। वह घृणित लड़की जिसने इतने दिनों तक परिवार को अंतहीन उथल पुथल में रखा था, क्या वह अब मर नहीं गई है? इधर आओ नानगोंग परिवार, उन सभी को मार डालो। डोंगफेंग हुआन ने आदेश दिया। अचानक उसके पीछे से 4 आकृतियां बाहर आईं। ये 4 आकृतियां डोंगफेंग हुआन के अधीनस्थ थे, जिनकी ताकत 10वीं रैंक की थी। चारों लोग भेड़ियों और बाघों की तरह 4 दिशाओं में दौड़े।
उनके हाथों की आग चारों ओर फैल गई, पूरा महल पल भर में नष्ट होने लगा। बहुत से लोगों की बोलने या गुस्सा करने की हिम्मत नहीं हुई। एक बार शाही महल जलकर राख हो गया तो नानगोंग शाही परिवार का शासन वास्तव में समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी नाजुक क्षण में दो आकृतियां आईं। रुको, दूर से एक तेज आवाज आई। जब आवाज रुकी तो दोनों आकृतियां तीरों की तरह महल में आ चुकी थीं। बेचैन यंग ने जमीन पर अपनी आंखें फाड़े पड़े सम्राट जिंग को देखा। उसे एक सम्राट के रूप में उनकी पहचान की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे नानगोंग लियूयुन के पिता के रूप में उनकी पहचान पर ध्यान देना था। बेचैन यंग चिंतित था और 3 कदम आगे बढ़ा। उसने सम्राट जिंग की नाक पर अपनी उंगली रखी। कोई सांस नहीं, वह मर चुके हैं। बेचैन यंग अपनी जगह पर ही चौंक गया, फिर धीरे से उठा और मुड़ा और मौत की घूरती आंखों से डोनफेंग हुआन को घूरने लगा। डोनफेंग हुआन ने आश्चर्य की एक झलक के साथ बेचैन यंग को देखा। हालांकि जब उसने सोचा कि बेचैन यंग और जियान उस समय दरवाजे की रखवाली कर रहे थे तो उसे राहत मिली, और फिर उसने उसका मजाक उड़ाया और उपहास किया, मुझे लगा था कि तुम अपने तथाकथित भाई के लिए मर जाओगे, लेकिन अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर क्या तुम अपनी जान बचाकर भाग नहीं आए? डोनफेंग हुआन ने युन लुओ रेड लॉर्ड्स को फतेह हुए देखा था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से सोचा था कि नानगोंग लियूयुन और सुहानी मर चुके थे और उनके शरीर का कोई अवशेष भी नहीं बचा था। तुम्हें किसने बताया कि नानगोंग लियूयुन मर गया? कदम दर कदम बेचैन यंग धीरे धीरे ऊपर गया। अंततः वह डोनफेंग हुआन के सामने खड़ा हो गया, उसे ठंडेपन से घूरा और उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। तुमने मौत का अपराध किया है, लेकिन तुम यह नहीं जानते। सच में मूर्ख। मूर्ख। डोनफेंग हुआन, जिसे एक मूर्ख व्यक्ति का नाम दिया गया था, अचानक नाखुश हो गया। वह पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना हो। मूर्ख, क्या तुम मेरी मूर्खता के बारे में बात कर रहे हो? डोनफेंग हुआन ने हंसना बंद कर दिया और बेचैन यंग के पास गया। उसकी आंखें खूंखार भेड़ियों की तरह भयंकर और हिंसक थीं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेचैन यंग ने उसे घृणा से घूरा। लेकिन डोनफेंग हुआन ने उपहास किया, क्या तुम अपने आप मरना चाहते हो या मैं तुम्हें मारूं? बेचैन यंग स्तब्ध रह गया। जियान ने त्योरी चढ़ाई और डोनफेंग हुआन को गुस्से से घूरा, तुम किस बात पर इतना गर्व कर रहे अनुसिला? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? ओह जूनियर बहन, तुम भी बाहर आ गई। डोनफेंग हुआन ने जियान की ओर देखा और उसका मजाक उड़ाया, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। डोनफेंग हुआन ने जियान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि जियान को 2 विकल्प दिए। अब वह ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर ऊंचा खड़ा हो, जो अपने हाथों के एक इशारे से बादलों और बारिश को नियंत्रित कर सकता हो, यानी जिसके पास असीमित शक्ति हो। जियान बिना गुस्सा किए मुस्कुराए। 2 विकल्प? कौन से विकल्प? वह देखना चाहती थी कि डोनफेंग हुआन क्या विकल्प दे सकता है। पहला, बेचैन यंग के समान मृत्यु। ओह, जियान मुस्कुराए और उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा, डोनफेंग हुआन हल्का सा मुस्कुराया और अपनी तर्जनी उंगली से जियान की ओर इशारा किया। बस अपने सीनियर भाई से माफी मांग लो, केवल एक वाक्य। मास्टर, गुरु की खातिर तुम्हारा सीनियर भाई तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। जियान ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांधा और उपहास किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी है? डोनफेंग हुआन जियान के रवैये से नाखुश था, क्योंकि सामान्य रूप से उसे अपनी जान के लिए डरना चाहिए था। भले ही वह डरी नहीं थी, उसे उसका सम्मान करना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके चेहरे पर अभी भी वह शापित गर्वित मुस्कान थी। उसे किस बात का गर्व था? वह किस बात पर हंस रही थी? डोनफेंग हुआन का दिल गुस्से से फूट पड़ा। उसने अपने हाथ उठाए, आसमान की ओर देखा और घमंड से उपहास किया, इस दुनिया में मुझे कौन रोक सकता है? इस समय सबसे शक्तिशाली उसका मास्टर था, जो परगेटरी सिटी का मास्टर था। लेकिन उसका मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी उसके साथ निपटेगा? ग्रैंड मास्टर रोंग ह्यून एक बड़े बुजुर्ग के रूप में, क्या वे युवा पीढ़ी के मामलों में दखल देंगे? बाकी, भले ही वे बूढ़े लोग व्यक्तिगत रूप से इसे स्वयं करें, वे क्या कर सकते हैं? इसलिए डोनफेंग हुआन बहुत घमंडी था। क्या तुम तीसरे सीनियर भाई को भूल गए हो? जियान की बाहें उसकी छाती पर बंधी थीं और उसका चेहरा व्यंग्यात्मक और रहस्यमयी मुस्कान से भरा था। वह मर चुका है। डोनफेंग हुआन अतुलनीय रूप से आश्वस्त था। नहीं, वह नहीं मरा है। जियान की सफ़ेद तर्जनी उंगली डोनफेंग हुआन की आंखों के सामने हिली, उसकी आवाज़ कोमल और दृढ़ थी और उसका चेहरा अभी भी धीरे से मुस्कुरा रहा था। डोनफेंग हुआन तुरंत स्तब्ध रह गया। नहीं मरा, नानगोंग लियूयुन मरा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने नानगोंग लियूयुन को अपनी आंखों से विस्फोट में मरते हुए देखा था। हा 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 हा। डोनफेंग हुआन जोर जोर से हंसने लगा, अपनी कमर पकड़े हुए, जैसे कि वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा हो। बहुत देर बाद वह हौंकते हुए जियान की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ हो।
बेवकूफ़, उसने नानगोंग लियूयुन को अपनी आंखों से मरते देखा था, क्या ये झूठ हो सकता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ तुम हो, डोनफेंग हुआन। जी यान ने ठंडेपन से उपहास किया, वैसे भी तीसरे सीनियर भाई जल्द ही वापस आ रहे हैं। फिर देखते हैं कि तुम कैसे मरोगे। अप्रत्याशित रूप से उसने हुआन ने सम्राट जिंग को मारने की हिम्मत की थी, वह सच में बहुत दुस्साहसी था। जी यान को पूरे आत्मविश्वास के साथ ये शब्द कहते देख डोनफेंग हुआन खुद को थोड़ा भ्रमित महसूस करने से नहीं रोक पाया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में नहीं मरा हो? यह असंभव है। भले ही वह नहीं मरा तो क्या मैं डोनफेंग हुआन अभी भी उससे डरता हूँ। डोनफेंग हुआन ने उपहास किया, वह नहीं मरा है। बहुत अच्छा, तो उसे आने दो और तुम्हें जल्दी बचाने दो। जैसे ही उसकी आवाज़ कम हुई, केवल ये देखा जा सकता था कि डोनफेंग हुआन की उंगलियां अनजाने में बाहर की ओर खींच गईं। हमला किया। जी यान का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। जी यान बेचैन यंग का रंग पीला पड़ गया और वह डर के मारे चिल्ला उठा। लेकिन इस समय डोनफेंग हुआन ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली बेचैन यंग की ओर इशारा की। हालांकि बेचैन यंग पहले ही 10वीं रैंक पार कर चुका था, लेकिन वह सेंट रैंक पर पहुंच चुके डोनफेंग हुआन से कैसे बच सकता था? बेचैन यंग का शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। डोनफेंग हुआन की आंखों में एक तिरस्कार, नफरत और अपमान था। नानगोंग लियूयुन नहीं मरा है। ये बिल्कुल असंभव था। डोनफेंग हुआन ने जियान और बेचैन यंग को देखा और उसकी आंखों का तिरस्कार और भी गहरा हो गया। उसे याद आया कि नानगोंग लियूयुन के कुछ अच्छे भाई दोस्त थे, उदाहरण के लिए ग्रीन जेड पैलेस के लैन हुआन का परिवार, अन्य परिवार के अन्य मिंग का परिवार। तो क्यों न उन सभी को पकड़ लिया जाए? ये सोचकर डोनफेंग हुआन गर्व से भर गया। उसके दिल में एक अजीब सा उत्साह उमंग बढ़ गया। उसके हाथों में एक ऐसी शक्ति थी जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। सबसे खुशी की बात यह थी, जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक पतली लेकिन बड़े पेट वाली आकृति सीधी खड़ी थी। उसकी याओ याओ, तुम यहाँ क्यों हो? डोनफेंग हुआन तेजी से आगे बढ़ा और ली याओ याओ के डगमगाते शरीर को प्यार से सहारा दिया। ली याओ याओ ने अपनी कमर पकड़ी और डोनफेंग हुआन की ओर झुक गई। उसकी लगभग पूरी ताकत डोनफेंग हुआन की छाती पर टिकी थी। उसकी नज़र जमीन पर दौड़ी। वास्तव में वह सुबह जल्दी आ गई थी और उसने यहाँ के सभी दृश्य देखे थे। उसने सम्राट जिंग को आत्महत्या करते देखा और जियान और बेचैन यंग को बेहोश होकर जमीन पर गिरते देखा। सब कुछ खत्म होने के बाद वह अपने चेहरे पर एक मासूम और भ्रमित भाव लेकर पर्दे के पीछे से बाहर आए। सीनियर भाई, तुम जियान के साथ क्या करने वाले हो? लियाओयाओ ने अपनी साफ काली और सफ़ेद आंखें उठाईं, उसका चेहरा सुंदर और दयनीय लग रहा था। पगली, क्या तुम अभी भी उसकी वकालत करना चाहती हो, उसके लिए रहम मांगना चाहती हो? क्या तुम्हें याद है कि उसने सुहानी के साथ मिलकर तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? तुम्हें इन बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे बच्चे को जन्म दो। डोनफेंग हुआन ने धीरे से ली याओयाओ के विशाल पेट को सहलाया। यहाँ उसका, डोनफेंग हुआन का वंशज वारिस था। जल्द ही वे एक दूसरे से मिल सकेंगे। ये सोचकर पहली बार डोनफेंग हुआन के चेहरे पर सच्ची कोमलता, स्नेह की झलक उभरी। जिस क्षण ली याओयाओ ने अपना सिर नीचे किया, उसने डोनफेंग हुआन की उस कोमलता को देख लिया। इस पल ली याओयाओ का दिल अचानक कांप उठा। डर नामक एक भावना ने उसकी छाती को इतनी जोर से जकड़ लिया कि वह बमुश्किल सांस ले पा रही थी। जी यान की वजह से। ली याओयाओ ने जी यान को देखा और उसकी आंखों से गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जी यान की मौजूदगी ने उसे उस अपमानजनक रात की याद दिला दी थी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि क्या जी यान जानती थी कि उसे एक भिखारी द्वारा अपमानित, बलात्कार किया गया था, या क्या वह जानती थी कि वह डोनफेंग हुआन के बच्चे की मां नहीं बनने वाली थी। वह उसे जिंदा छोड़ने के बजाय गलती से मारना पसंद करेगी। इसलिए जी यान को मरना ही होगा। ली याओयाओ ने डोनफेंग हुआन का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। क्या बात है? क्या कुछ असहज लग रहा है? डोनफेंग हुआन ने घबराहट और चिंता के साथ पूछा। अब इस दुनिया में केवल ली याओयाओ और उसका बच्चा ही उसे प्रभावित कर सकते थे। ली याओयाओ का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने जी यान को ठिकाने लगाने के लिए एक अच्छा बहाना सोचने की कोशिश की। लेकिन पता नहीं जी यान खुशकिस्मत थी या नहीं। ली याओयाओ कोई बहाना सोच पाती, उससे पहले ही उसके पेट में भयंकर दर्द की एक लहर उठ गई। ली याओयाओ ने अपना विशाल पेट पकड़ लिया, ठंडी सांस खींची और उस दर्द के कारण वह लगभग बेहोश ही हो गई। डोनफेंग हुआन की आंखें कसकर ली याओयाओ पर टिकी थीं। उसके पीले चेहरे को देखकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से बाहर निकल गया। तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो? मैं जी यान। दर्द के कारण ली याओयाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी इस बारे में सोच रही थी कि जी यान से कैसे निपटा जाए, क्योंकि केवल इसी तरह से इस बच्चे का रहस्य हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था। जेड लेक ली परिवार वर्तमान डोनफेंग हुआन को उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था।
हालांकि लियाओयाओ अपने दिल में थोड़ी बेचैन महसूस कर रही थी। पहले जब उसने अपनी भावनाओं को संभाला था और भिखारी को मारने के इरादे से उसे पूरे शहर में खोजने के लिए लोगों को भेजा था, तो उसने पाया कि वह भिखारी अब नहीं मिल सकता था। वह भिखारी हवा में गायब हो गया था। इससे लियाओयाओ का दिल हर समय अटका रहता था और उसे हमेशा चिंता सताती थी कि वह भिखारी अचानक सामने आ जाएगा। इसलिए जब उसने अब जी यान को देखा तो रहस्य को उजागर होने से रोकने के लिए उसके मन में तुरंत उसे मारने का विचार आया। अब डोंगफेंग हुआन सेंट रैंक में था। न केवल उसे याओयाओ को बल्कि उसके पिता को भी उसका सम्मान करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसके दादा की भी डोंगफेंग हुआन से एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। पूर्ण शक्ति के सामने सभी सांसारिक ऊंच नीच कागज के बाग दिखावटी थे। लियाओयाओ कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन डोंगफेंग हुआन ने हाथ बढ़ाकर उसके एक्यूपंक्चर बिंदु को दबा दिया। फिर उसने कहा, अच्छे से आराम करो, तभी तुम्हारे पास बच्चे को जन्म देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। बच्चा बहुत पहले पैदा हो सकता था, लेकिन गर्भधारण के लगभग 1 साल बाद भी लियाओयाओ ने बच्चे को जन्म देने से इनकार कर दिया था। इसलिए डोंगफेंग हुआन इसके बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। नतीजतन बेचारी लियाओयाओ केवल अस्थायी रूप से अपनी चेतना खो सकी, बेहोश हो गई। जल्द ही शाही राजधानी के प्रांगण में पूरा जैड लेकली परिवार उथल पुथल और अराजकता की स्थिति में था। कुछ ही देर बाद दाई ने एक जुरीदार और बेहद बदसूरत छोटे बच्चे को उठाया और उसे डोंगफेंग हुआन के पास भेज दिया। इतना बदसूरत, डोंगफेंग हुआन ने त्योरी चढ़ाते हुए टिप्पणी की। दाई का दिल अचानक कांप उठा। इतनी सुंदर माँ और इतना सुंदर पति, बच्चा सच में बहुत बदसूरत लग रहा था। लेकिन दाई ऐसा कैसे कह सकती थी? वह अभी मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वह केवल मुस्कुरा कर कह सकती थी, नवजात शिशु ऐसा ही होता है और यह कुछ ही महीनों में फिर से गोरा और साफ हो जाएगा। क्या ऐसा है? डोंगफेंग हुआन ने उस छोटी सी चीज को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसकी त्योरियां और भी गहरी हो गईं। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन पाया कि वह छोटा बच्चा बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। वह और भी निराश दिखे बिना नहीं रह सका। अंत में उसने छोटा बच्चा लियाओयाओ को दे दिया। लियाओयाओ की साधना नष्ट हो चुकी थी और वह आम लोगों से अलग नहीं थी, इसलिए बच्चे को जन्म देने के ठीक बाद वह कमजोर थी और किसी भी समय बेहोश हो सकती थी। जी यान, लंबे समय के बाद लियाओयाओ ने अंततः एक बहाना सोच लिया। लेकिन डोंगफेंग हुआन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसने सोचा कि दयालु जेड लेक परी जी यान के लिए रहम मांगना चाहती है, इसलिए उसने हाथ हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, उस घृणित लड़की के लिए विनती मत करो। मास्टर को मैं अपना स्पष्टीकरण खुद दूंगा, बस अपने शरीर का ख्याल रखो। फिर उसने उस झुर्रीदार छोटी सी चीज को फिर से देखा और अचानक उसका मूड और खराब हो गया। उसने एक हल्का सा वाक्य कहा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए तुम्हें घर पर अधिक ध्यान रखना होगा। फिर डोंगफेंग हुआन चला गया। यह कोई बहाना नहीं था। अन्य परिवार, ग्रीन जेड पैलेस, बेचेन पैलेस हॉल्स, वह किसी को नहीं छोड़ेगा। डोंगफेंग हुआन को जाते हुए देखकर लियाओयाओ इतनी क्रोधित थी कि उसने मन ही मन अपने दांत पीस लिए। वह जी यान के लिए रहम कहाँ मांग रही थी? वह जी यान के लिए रहम कैसे मांग सकती थी? हालांकि डोंगफेंग हुआन ने उसे कभी अपने मामलों में दखल नहीं देने दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि जी यान को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। लियाओयाओ के पास क्रोधित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब वह एक शक्तिहीन व्यर्थ व्यक्ति थी और स्थिति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। समय बीतता गया। उस दौरान डोंगफेंग हुआन हर कुछ समय बाद वापस आता था। हर बार जब वह लौटता तो खाली हाथ नहीं आता था। कालकोठरी में बेचैन यंग बहुत पहले ही जाग चुका था। अपने भाइयों दोस्तों को एक साथ इकट्ठा देखकर बेचैन यंग को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तीसरे भाई, चौथे भाई, तुम दोनों कैसे पकड़े गए? बेचैन यंग ने लोहे की सलाखों पर झुकते हुए मुंह में एक तिनका दबाया और मजाक में पूछा, क्या तुम भी नहीं पकड़े गए? लैन हुआन बेचैन यंग को देखकर मुस्कुराया। ये युवा चिंता करना नहीं जानते थे। भले ही वे कैद थे, लेकिन उनके दिलों में बहुत अधिक घबराहट नहीं थी। रात शांत थी। अन्य मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए बेचैन यंग की ओर देखा। दूसरा भाई नानगोंग कब वापस आएगा? डोंगफेंग हुआन ने कहा था कि दूसरा भाई मर चुका है और शुरुआत में अन्य मिंग को संदेह था। लेकिन अब बेचैन यंग के लापरवाह और बेफिक्र अंदाज को देखकर उसका दिल पूरी तरह शांत हो गया था। दूसरे भाई को जब वापस आना होगा तब वे आ जाएंगे, बेचैन यंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में वह नहीं जानता था कि वे कब वापस आएंगे, लेकिन यह निश्चित था कि डोंगफेंग हुआन के अच्छे दिन अब ज्यादा लंबे नहीं थे। कालकोठरी में खुशी का माहौल था। वहां से कुछ ही दूरी पर डोंगफेंग हुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या नानगोंग लियूयुन सच में वापस आएगा? उसके दिमाग में फिर से वही भयानक विस्फोट याद आया, जिससे उसने इस विचार को फिर से खारिज कर दिया। असंभव, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या वह झूठ हो सकता है? उस शक्ति के सामने नानगोंग लियूयुन तो क्या, ग्रैंड मास्टर रोंग यून भी शायद अपनी जान नहीं बचा पाते।
लेकिन बेचैन यंग इतना दृढ़ क्यों था? डोनफेंग हुआन उलझन में था। ली याओयाओ चुपचाप डोनफेंग हुआन के पीछे खड़ी थी। सीनियर भाई, याओयाओ का चेहरा ठंडा लग रहा था। इन लोगों को जिंदा रखने का क्या कोई फायदा है? याओयाओ की ओर देखते हुए हुआन ने बाहें सिकुड़ी। बेकार है। हुआन को अचानक इस दुनिया में अजेय होने का एहसास हुआ। कोई प्रतिद्वंद्वी न होना ही सबसे बड़ा अकेलापन था। अगर नानगोंग जिंदा होता तो उतना बुरा नहीं होता, कम से कम उसके पास एक मुकाबला करने वाला तो होता। बेकार कचरे का ढेर, हुआन ने कहा। अन्य परिवार, बेचेन पैलेस और ग्रीन ज़ेड पैलेस, वह इन सबको मार डालेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इन लोगों को जिंदा पकड़ना सिर्फ उनके अपमान के लिए था। तो क्या तुम उन्हें मार दोगे? याओयाओ की दयनीय आंखों ने हुआन को घूरा। हुआन का दिल नहीं पिघला। क्यों? उसने उत्सुकता से पूछा। याओयाओ ने पहले ही एक बहाना बना रखा था। सीनियर भाई, बाकी सब तो ठीक हैं, लेकिन जी यान, वह इतनी कम उम्र की है लेकिन उसकी शक्ति पहले ही 10वीं रैंक के शिखर पर है। वह कितनी भयानक प्रतिभाशाली है ना? क्या सीनियर भाई जियान की उम्र में 10वीं रैंक तक पहुंच पाए थे? ये वाक्य ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके की तरह साबित हुआ। डोनफेंग हुआन वास्तव में जियान की उम्र में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। हुआन की आंखों में तुरंत ईर्ष्या की एक झलक कौंधी। याओयाओ ने ये देख लिया और उसे गर्व महसूस हुआ। वह हुआन को जानती थी और यह भी कि वह सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करता है। वह उन लोगों से नफरत करता था जो उससे ज्यादा प्रतिभाशाली थे। ठीक है, चूंकि याओयाओ नहीं चाहती कि वे जिएं, तो उन सबको मार डालो। हा 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 हा। हुआन ने याओयाओ की पतली कमर को बाहों में लिया, जेल की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, उन्हें आज रात का आखिरी भोजन दो और कल दोपहर को उन सबको मौत के घाट उतार दो। डोनफेंग हुआन जानबूझकर तेज आवाज में बोला ताकि वे उसे सुन सकें, क्योंकि वह उन्हें टूटते हुए, डरा हुआ और खौफ में देखना चाहता था। ये जानते हुए कि उनकी मौत तय है और वे समय आने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ऐसा डर बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी तोड़ने के लिए काफ़ी था। दूसरी ओर डोनफेंग हुआन को दूसरों को टूटते हुए देखने में मजा आता था। जैसे ही डोनफेंग हुआन के शब्द बाहर निकले, कालकोठरी में शोर अचानक बंद हो गया। हुआन अपने पैदा किए हुए प्रभाव से बहुत संतुष्ट था। फिर उसने ली याओयाओ की पतली कमर को पकड़ा और ठहाके मारते हुए चला गया। कालकोठरी में भाई एक दूसरे को हताशा में देख रहे थे। अब यह एक बड़ी समस्या है, अनेमिंग ने बाहें सिकुड़ी। वह महसूस कर सकता था कि डोनफेंग हुआन इस बार वास्तव में गंभीर था। बेचेन यंग ने अपना मुंह बनाया। मैं डोनफेंग हुआन को उकसाने के लिए अपनी इस कमबख्त जुबान को दोष देता हूं। अब वे भाई डोनफेंग हुआन के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। केवल नानगोंग लियूयुन ही उसे हरा सकता था। हालांकि हर कोई जानता था कि नानगोंग मरा नहीं है, लेकिन वह और सुहानी अस्थायी रूप से रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी में रुके हुए थे और भगवान जाने वे कब वापस आएंगे। जब तक वे लौटेंगे तब तक डोनफेंग हुआन ने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर धूप में सुखा दिए होंगे। क्या करें? लैन हुआन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। ऐसा लगता है कि हम मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कोने से जियान की आलसी आवाज आई। ली याओयाओ उससे नफरत करती थी और उसने उसके सारे खाने में जहर मिला दिया था। सौभाग्य से जियान ने अपने पास कुछ सूखा खाना छिपा रखा था, अन्यथा उसकी जान बहुत पहले ही चली गई होती। कुछ समय के लिए कालकोठरी में सन्नाटा छा गया। उस रात खाना बहुत शानदार था। उन भाइयों ने लापरवाही से अपना शानदार आखिरी भोजन किया। समय तेजी से बीता और अगले दिन की सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। हालांकि नानगोंग लियूयुन अभी भी नहीं आया था। दोपहर से पहले डोनफेंग हुआन एक चौड़ी कुर्सी पर आराम से बैठा था, अपनी आंखें सिकुड़े हुए अपने सामने खड़े उन युवाओं को देख रहा था। बेचेन यंग, अन्यमिंग, लैन हुआन, जी यान। हुआन ने एक एक करके उंगली दिखाए और उसके होंठों के कोने पर एक उपहास था। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। जी यान की व्यंग्यात्मक आंखें डोनफेंग हुआन के चेहरे पर टिकी थीं। लेकिन हुआन ने उसे देखा तक नहीं। उसने उपहास किया और कहा, एक मृत्यु, दो जीवन। मृत्यु कैसी है और जीवन कैसा है? अन्यमिंग का चेहरा शांत था और उसका स्वर भी नहीं बदला। मौत बहुत सरल है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मौत का इंतजार करो। जहां तक जीने की बात है, डोनफेंग हुआन मुस्कुरा रहा था, ये भी बहुत सरल है। जब तक तुम चारों में से केवल आखिरी व्यक्ति बचा रहेगा, वह खड़ा रहने वाला आखिरी व्यक्ति जीवित रह सकेगा। मैं डोनफेंग हुआन वादा करता हूं। डोनफेंग हुआन ने आखिरकार अपनी छाती थपथपाए और वादा किया। डोनफेंग हुआन कितना दुष्ट था। बेचेन यंग ने मन ही मन उससे नफरत की। ये बिना तलवार चलाए जीत हासिल करना था, उन्हें आपस में ही लड़वाना। केवल डोनफेंग हुआन ही ऐसा दुष्ट तरीका सोच सकता था। कैसा है, जीना चाहते हो या नहीं? अगर जीना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। डोनफेंग हुआन इस अद्भुत विचार के आने पर बहुत प्रसन्न था। वह बस उन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए देखना चाहता था, यानी नानगोंग लियूयुन के तथाकथित भाई जीवित रहने के लिए कुत्तों की तरह एक दूसरे से लड़ेंगे। इससे उसे बेशुमार खुशी मिलेगी।
डोंगफेंग हुआन के आदेश पर उन चारों को एक एक ठंडी तलवार दी गई। बेचेन यंग ने सबसे पहले तलवार थामी। अन्य मिंग हिचकिचाया और फिर उसने भी उसका अनुसरण किया। लैन हुआन लगभग क्रोधित था, लेकिन बेचेन यंग और अन्य मिंग की नज़रों के दबाव में उसने भी गुस्से में तलवार उठा ली। अंत में एक ठंडी तलवार जी यान के पास लाई गई। जी यान ने ठंडी तलवार को देखा और उसे अपने गले की ओर उठा लिया। खैर, अब हथियार पहले से ही तुम्हारे हाथों में है, अब तुम ही नतीजे का फैसला कर सकते हो। हा हा हा। डोंगफेंग हुआन ने जितना इसके बारे में सोचा वह उतना ही उत्साहित हो गया। वह अपने इस शानदार विचार के लिए खुद की तालियों से सराहना करना चाहता था। रोमिंग ड्रैगन सीक्रेट टेरिटरी से बाहर निकलने के बाद ये पल उसके लिए सबसे खुशी का पल था। यहाँ तक कि जब ली याओयाओ ने उसके लिए एक बेटे को जन्म दिया था, तब भी उसे इतनी खुशी नहीं हुई थी। समय बीतता गया। बेचेन यंग ने ठंडी तलवार को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसके माथे से पसीना धीरे धीरे नीचे लुढ़क रहा था। लगभग दोपहर हो चुकी थी और नानगोंग लियूयुन अभी भी नहीं आया था। अगर तुम लोग एक अगरबत्ती जलने तक के समय में लगभग 15-30 मिनट नहीं लड़ते हो तो तुम सब मारे जाओगे। डोंगफेंग हुआन का धैर्य सीमित था। उसके लिए उन्हें अनिश्चित काल तक समय में देरी करने देना असंभव था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मुझे मत बताना कि तुम नानगोंग लियूयुन का इंतजार कर रहे हो। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने सच में उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। खून एक फव्वारे की तरह था। ये हर जगह फैल गया था। ये दृश्य बहुत शानदार था। डोंगफेंग हुआन ने खुशी के साथ इसका वर्णन किया। अरे, क्या तुम बदला लेने के लिए मुझे मारना नहीं चाहते? लेकिन इस स्थिति में तुम चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। नौजवानों, काम करने में इतने आवेगी मत बनो। डोंगफेंग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वह राजा था। वह हंसना चाहता था तो हंसता, डांटना चाहता था तो डांटता, और अगर वह चाहता कि वे मर जाएं तो वे केवल मर सकते थे। ये वह दुनिया थी जो केवल ताकत का सम्मान करती थी। डोंगफेंग हुआन को मार डालें। बेचेन यंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इस विचार को नकार दिया। हालांकि वह जो सबसे ज्यादा करना चाहता था वह डोंगफेंग हुआन को मारना था, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह असंभव था, क्योंकि वह उन चारों में सबसे मजबूत था। वह बेचेन अभी अभी कमांडर रैंक में दाखिल हुआ था। जी यान 10वीं रैंक के शिखर पर थी। अन्य मिंग और लैन हुआन केवल 9वीं रैंक पर थे। ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। इसलिए अब एकमात्र तरीका था उनमें से किसी एक को जिंदा रहने देना। इस पल बेचेन यंग, अन्य मिंग और लैन हुआन ने चुपचाप एक दूसरे को सहमति में सिर हिलाया। फिर उन्होंने ठंडी तलवारें पकड़ी और अचानक उन्होंने अपनी ही छाती में घोंप लीं। दूसरे भाई, हमारे लिए बदला लेना। तीनों की आवाजें गूंजती हुई, शक्तिशाली और अडिग थीं। नहीं, जी यान चिल्लाए। आंसू लुढ़कने लगे। हालांकि उसने उनके विचारों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब जब ये सच हो गया था तो जी यान इतनी सदमे में थी कि वह लगभग बेहोश ही हो गई। उन तीनों ने वास्तव में आत्महत्या करना चुना और उसे जीने की उम्मीद दे दी। हालांकि जी यान की चीख बहुत देर से आई। 3 तेज तलवारें उनके दिलों में उतर चुकी थीं। तीनों आकृतियां धीरे धीरे पीछे की ओर गिर पड़ीं। जी यान को केवल बेचैन यंग को पकड़ने का ही समय मिल पाया। नहीं, नहीं, नहीं। जी यान के आंसू लुढ़क रहे थे और वह लगभग टूट चुकी थी। वे ऐसा कैसे कर सकते थे? जब वह तैयार नहीं थी तो वे इतनी क्रूरता से जीने की आखिरी उम्मीद उसके लिए कैसे छोड़ सकते थे? भविष्य में वह अकेले कैसे जी पाएगी? अच्छी लड़की, रो मत। बेचैन यंग के मुंह के कोने से धीरे धीरे खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी, बिल्कुल ढलते सूरज की तरह मुस्कुराते हुए एक युवा व्यक्ति की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जी यान केवल बार बार यही वाक्य दोहराती रही। पगली लड़की, हमारे भाइयों के लिए एक अच्छी जिंदगी जीना और मुझे माफ कर देना। हालांकि बेचैन यंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। दिल को एक तेज तलवार से छेद दिया गया था, लेकिन वह अभी भी डटा हुआ था और उसने अपनी अंतिम सांस नहीं ली थी। उसके जैसा एक मजबूत आदमी ही ऐसा कर सकता था। जी यान बेचैन यंग के शब्दों को कैसे नहीं समझ सकती थी। वह चाहता था कि वह जिए, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे कितना भी अपमानजनक क्यों न हो, और नानगोंग लियूयुन की वापसी का इंतजार करे, जो कि डोंगफेंग हुआन की मृत्यु का दिन होगा। यदि वह मर जाती तो बस मर जाती, लेकिन यदि वह जीवित रही तो उसे डोंगफेंग हुआन और ली याओयाओ के अपमान को सहना पड़ेगा। इसलिए उसने उससे माफी मांगी। और बेचैन यंग की छाती जोर से ऊपर नीचे हुई। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसे इस जीवन में फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अचानक बेचैन यंग ने अपनी सारी जादुई शक्ति इकट्ठी की और उसे ये 3 शब्द कहे। ये शब्द बहुत लंबे समय से उसके दिल में रुके हुए थे। वह हमेशा से जानता था कि जियान उसे पसंद करती है, लेकिन उसने लुओ लुओक सुहानी के कारण अनजान होने का नाटक किया था। लेकिन वास्तव में
वह बहुत पहले ही उस निराशाजनक प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था और अनजाने में ही अपना दिल जी यान को दे बैठा था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे मत छोड़ो। बेचैन, चूंकि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मत छोड़ो। जी यान एक असहाय बच्चे की तरह रोई। वह बेचैन यंग को हिलाती रही, उसे जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उसे चाहे जितना भी हिला ले, बेचैन यंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसे उसकी नब्ज महसूस नहीं हुई। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। इस पल जी यान का दिमाग चरमरा गया था और पूरी तरह से खाली हो गया था। वास्तव में इस परिणाम ने डोंगफेंग हुआन को भी चौंका दिया था। डोंगफेंग हुआन अपनी कुर्सी पर बैठा था, अपने सामने के दृश्य से हैरान था। उसने उनसे जीवित रहने के एकमात्र मौके के लिए आपस में लड़ने के लिए कहा था। वह साबित करना चाहता था कि मृत्यु के सामने भाइयों की तथाकथित वफादारी बेकार थी, और जो कोई भी वफादारी की बात करता था वह मूर्ख था। लेकिन हकीकत ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा नाटकीय बदलाव देखने को मिलेगा। उसने अंत का अनुमान लगाया था, लेकिन वह प्रक्रिया की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सका था। इतनी दृढ़ता से, संकल्प के साथ, बिना माथे पर सिकन लाए एक तेज तलवार से उन्होंने सफाई से अपनी ही छाती में वार कर लिया। ऐसे भाई जो एक ही दिन, महीने और साल में पैदा नहीं हुए, लेकिन एक ही साल के एक ही महीने में मर गए। मरने के इस तरह के दृढ़ संकल्प ने वास्तव में डोंगफेंग हुआन को झकझोर कर रख दिया। यह असंभव है, असंभव। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय डोंगफेंग हुआन को नानगोंग लियूयुन से अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्या जलन हो रही थी, क्योंकि उसके नानगोंग के पास भाइयों का एक ऐसा समूह था जो उस पर पूरे दिल से भरोसा करते थे और बिना माथे पर सिकन लाए उसके लिए खुशी खुशी मौत के गले लग गए। लेकिन उसके हुआन के पास कौन सा भाई था? वह अकेला था, उसका कोई करीबी दोस्त भी नहीं था। हा 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 हा। अचानक डोंगफेंग हुआन खड़ा हो गया, उसने आसमान की ओर देखा और पागलों की तरह हंसा। तो क्या हुआ अगर नानगोंग लियूयुन के पास ये भाई थे? क्या वे सब अब मर नहीं गए थे? न केवल उसके भाई मरे, बल्कि नानगोंग लियूयुन भी पहले ही मर चुका था। क्या ये लोग अभी भी उम्मीद करते हैं कि नानगोंग लियूयुन उनके लिए बदला लेगा? ये सुखद था कि वे अभी भी ऐसा सोचते थे। इस जीवन में ऐसा होना बिल्कुल असंभव था। ठीक जब डोंगफेंग हुआन खुशी से झूम रहा था, अचानक दूर से हवा चीरने की एक तेज आवाज आई। लेकिन पलक झपकते ही दो आकृतियां उल्कापिंडों की तरह कौंधी और जमीन पर उतर आईं। ये दो लोग कोई और नहीं थे, वे सुहानी और नानगोंग लियूयुन थे, जिन्हें डोंगफेंग हुआन मरा हुआ समझता था। सुहानी ने अपने सामने के दृश्य को देखा और वह इतनी सदमे में थी कि वह लगभग सांस लेना भूल गई, और फिर उसके अंदर असीम क्रोध उमड़ पड़ा। लुओ लुओ। जैसे ही जियान ने सुहानी को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, वह तुरंत ऐसे चिल्लाई जैसे डूबता हुआ आदमी लकड़ी के सहारे को देखकर चिल्लाता है। लोगों को बचाना ज्यादा जरूरी है। सुहानी के पास कुछ और कहने का समय नहीं था। उसने जल्दी से अपने गुरु द्वारा दी गई जीवन रक्षक गोली निकाली और उन तीनों के मुंह में डाल दी। उसके बाद सुहानी ने बेचैन यंग के दिल में घुसी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जी यान ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। जब ठंडी तलवार को बाहर निकाला जाएगा तो खून बहने लगेगा। क्या ये सच में ठीक होगा? जी यान चिंतित और घबराई हुई थी। उसकी आंखें घबराहट में सुहानी को घूर रही थीं। इस समय सुहानी के पास उसे कुछ भी समझाने का समय नहीं था, क्योंकि अब हर मिनट और हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण था। शायद एक सेकंड की देरी भी किसी की जान ले सकती थी। सुहानी ने तलवार की मूठ को पकड़ा और उसे इंच दर इंच बाहर खींचा। सुहानी के हाथों ने तलवार के हैंडल को पकड़ रखा था और उसने तलवार को धीरे धीरे इंच दर इंच बाहर निकाला। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन ये स्थिर थी और इसमें कोई कंपन कांपना नहीं था। जैसे ही ठंडी तलवार को बाहर निकाला गया, खून के फव्वारे के फूटने से पहले ही सुहानी ने एक खंजर से अपनी कलाई काट ली। चमकीला लाल खून उस घाव पर गिरा। बेचैन यंग का जो खून बहने वाला था उसे तुरंत रोक दिया गया। वह बड़ा घाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से भर ठीक हो रहा था। सुहानी की कलाई का घाव स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया। ये देखकर सुहानी राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। सौभाग्य से उस समय वह स्कारलेट ब्लड निम्फोफिगवॉट प्राप्त करने के लिए जियानवुड रेसिडेंस गई थी और उसे इस शरीर का जादुई खून मिल गया था। अन्यथा आज वह बेचैन यंग को नहीं बचा पाती। कैसा है? क्या उसे बचाया जा सकता है? बेचैन वह चिंतित और उलझन में थी, और हमेशा शांत रहने वाली जियान भी अपने होश खो बैठी थी। सुहानी का हाथ बेचैन यंग के शरीर पर था। हर बार अदृश्य ऊर्जा की एक झलक दिखाई देती थी। जियान चकाचौंध महसूस कर रही थी। कुछ देर के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। जल्द ही सुहानी ने अपने तेज हाथों को रोक दिया। मानव शरीर में 200 से अधिक एक्यूपंक्चर बिंदु और 1000 से अधिक आशी बिंदु होते हैं। कुछ ही सेकंड के भीतर सुहानी ने अपना काम पूरा कर लिया था।
उसकी गति कितनी तेज थी इसे अब स्याही से नहीं लिखा, वर्णन नहीं किया जा सकता था। नब्ज वापस आ गई है। सुहानी खड़ी हुई और उसने बेचैन यांग को जियान को सौंप दिया। उसका काम हल्का नहीं था, क्योंकि 2 और जानें बचाई जाने का इंतजार कर रही थीं। अन्य मिंग और लैन हुआन उसके दोस्त थे। वह इन युवाओं को पसंद करती थी और वह नहीं चाहती थी कि नानगोंग लियुन भविष्य में पछताए। इससे पहले कि वह इसके बारे में ज्यादा सोच पाती, सुहानी पहले ही इस काम में लग चुकी थी। ये रक्त का उपचार था और यह 1000 से अधिक एक्यूपंक्चर बिंदुओं से बहने वाला विद्युत प्रवाह था। हालांकि इसमें केवल कुछ ही सेकंड लगे थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि गति बहुत तेज थी, जिससे सुहानी की जादुई शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अन्य मिंग की चोट का भी जल्दी इलाज कर दिया गया। बेचैन यंग की तरह अन्य मिंग की सांसें भी वापस आ गईं। इस समय केवल लैन हुआन बचा था, लेकिन अब सुहानी स्पष्ट रूप से थोड़ी धीमी हो गई थी। इस समय उसका चिकना माथा पसीने की एक महीन परत से ढका हुआ था, जो बूंदों में बदलकर नीचे लुढ़क रहा था। उसका चेहरा पीला और खून विहीन था और स्पष्ट रूप से वह पूरी तरह से थक चुकी थी। मौत के देवता के हाथों से किसी की जान छीनना इतना आसान नहीं था, सुहानी की तो बात ही छोड़ दे जिसने लगातार 2 जानें छीनी थीं। लुओ जियान मुश्किल में थी। सुहानी की चिंता करने के साथ साथ उसे लैन हुआन की भी चिंता हो रही थी। अभी के उस दृश्य ने उसे एक अतुलनीय सदमा दिया था। उसने भय एक साथ जीते और एक साथ मरते हैं शब्दों के सही अर्थ को गहराई से महसूस किया था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सुहानी ने जियान को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर पूरे दिल से लैन हुआन को बचाने में लग गई। लंबी देरी के कारण तीनों में लैन हुआन का इलाज करना सबसे कठिन था। जब सुहानी लैन हुआन के शरीर के संपर्क में आई तो उसके शरीर से आत्मा बेतरतीब ढंग से निकल चुकी थी।